हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम इस वीडियो में बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल व रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा था। आज हम उन तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे जो बोर के परमाणु मॉडल में सहयोगी रहे। इन तथ्यों को पढ़ने के बाद ही हम बोर के परमाणु मॉडल को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम उन तथ्यों की बात करेंगे जो बोर के परमाणु मॉडल में सहयोगी रहे, अर्थात उसके विकास में सहयोगी रहे। बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि में दो तथ्य, दो बिंदु महत्वपूर्ण रूप से सहयोगी हुए। कौन कौन से थे? तो बोर के परमाणु मॉडल के विकास में दो बिंदुओं का योगदान रहा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये वही बिंदु हैं जिसके आधार पर बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। कौन कौन से बिंदु हैं? दो। पहला है विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति। विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत। जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करती है, अर्थात उसकी प्रकृति द्वैत होती है। और नंबर दो, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होते हैं। यही वो दो पॉइंट हैं जो बोर के परमाणु मॉडल के विकास में सहयोगी रहे। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम नंबर एक जो बिंदु है विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति, इसमें हम विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, नंबर एक की बात हम कर लेते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण अर्थात इसमें हम विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो द्वैत प्रकृति का मतलब है कणीय तरंग। दोनों की तरह व्यवहार करती है। किस प्रकार ये दोनों की तरह बिहेव करती है, इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण, अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। मैक्सवेल के अनुसार विद्युत आवेशित कणों को त्वरित करने पर विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र एकांतर क्रम में उत्पन्न होते हैं। देखो, जिसको हम मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत भी बोलते हैं। मैक्सवेल के अनुसार
एक एक चीज को आराम से समझना है, ध्यानपूर्वक साथ में नोट करते भी जाएं। विद्युत आवेशित कण यानी ऐसे कण जिन पर चार्ज है, उनको त्वरित करने पर, अभी बताऊंगा, एक बार नोट डाउन करते हैं। त्वरित करने पर विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। देखो, यहाँ वर्ड आया है त्वरित करने पर, अर्थात त्वरण में परिवर्तन करने पर। यदि हम त्वरण की बात करें तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। हम आवेशित कणों को त्वरित कर रहे हैं, अर्थात आवेशित कणों के त्वरण में परिवर्तन कर रहे हैं। तो जैसे ही आवेशित कणों को त्वरित किया जाएगा तो आवेशित कणों से विद्युत व चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कणों से विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होते हैं, इनका संचरण तरंग के रूप में होता है, जिसे विद्युत चुंबकीय विकिरण या तरंग कहते हैं। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र जो तरंग के रूप में संचरित होते हैं, जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो संचरण किसके रूप में होगा? तरंग के रूप में। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र जो तरंग के रूप में संचित होते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण या तरंग कहलाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर हम विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति को ही डिस्कस कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम इसके कणीय प्रकृति को डिस्कस करेंगे, और जब दोनों को डिस्कस करेंगे तो फिर हो जाएगा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वैत प्रकृति की होती है। ये तरंग की भांति भी बिहेव करती है, ये कण की भांति भी बिहेव करती है। तो जो आवेशित कणों से विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, इनका संचरण तरंग के रूप में होता है, जिसे विद्युत चुंबकीय विकिरण या तरंग कहते हैं। अब विद्युत चुंबकीय विकिरण के गुणों की बात कर रहे हैं, एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, विद्युत चुंबकीय विकिरणों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये यह निर्वात में भी गति कर सकती है। निर्वात का मतलब ऐसा माध्यम जिसमें ना तो वायु है, ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है। ऐसा माध्यम जिसमें बिल्कुल भी वायु नहीं है, उसको हम निर्वात कहते हैं। जैसे यदि हम नॉर्मली बाहर घंटी बजाएं तो घंटी की आवाज आएगी, लेकिन अगर निर्वात में घंटी बजाई जाए तो घंटी की आवाज नहीं आती, क्योंकि वहां कोई माध्यम नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी गति कर सकती है। सेकंड, निर्वात में इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, और प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो 2 पॉइंट नोट कर लेते हैं। तो शॉर्ट में इसको लिख लेते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणों को संचरण के लिए
माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी कोई माध्यम नहीं हो, वहां भी गति कर सकती है। सेकंड पॉइंट, निर्वात में इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश का वेग का फॉर्मूला है c बराबर वी लैम्डा। c प्रकाश का वेग, v यहाँ पर आवर्ती और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य, और c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी तय कर लेता है? 3 × 10⁸ मीटर इन 1 सेकंड ओनली। तो आप लोग सोच सकते हैं कि प्रकाश की स्पीड कितनी ज्यादा होती है। एक सेकंड तो पलक झपकते ही ये इतना मीटर चल देता है। थर्ड, विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो थर्ड गुण है वो ये है कि इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, अर्थात दोलायमान आवेशित कणों से उत्पन्न विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं और ये तरंग संचरण के भी लंबवत होते हैं। यहाँ पर आवेशित कणों से जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं और ये तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तो थर्ड इनकी प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं, यह है कौन, विद्युत चुंबकीय विकिरण अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, अर्थात दोलायमान यानी त्वरित जो कण है आवेशित कणों से उत्पन्न विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर यानी एक दूसरे के व तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। देखो डायग्राम द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा 3D है तो इसको हम डेटा बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो है इसको हम अलग पेन से बना लेते हैं। ये जो ब्लैक एरो मैंने दर्शाया है ये है तरंग संचरण की दिशा। ब्लैक वाला जो पोर्शन है ये है विद्युत क्षेत्र का घटक।
और ब्लू वाला जो है ये है चुंबकीय क्षेत्र का घटक। अब देखो इसको समझना है, ये है रेड मार्कर, यानी तरंग संचरण की दिशा ऐसे है, ऐसे जा रही है। और ये सपोज करो कौन है, विद्युत क्षेत्र ब्लैक वाला मार्कर, और ये जो ब्लू वाला मार्कर है आप डिसाइड कर देता हूं, ये मामला ऐसे है। तरंग संचरण ऐसे हो रही है, सीधा जा रहा है। विद्युत क्षेत्र तरंग संचरण के लंबवत है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो तरंग संचरण की दिशा के विद्युत क्षेत्र लंबवत है। ये है चुंबकीय क्षेत्र। ये तरंग संचरण की दिशा कैसे है, बाहर फिर अंदर, फिर बाहर फिर अंदर, ऐसे बनाया, अंदर बाहर अंदर बाहर। अब देखो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के साथ लंबवत हैं, फर्स्ट चीज। दूसरी, ये विद्युत क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है, 90 डिग्री के एंगल पर है। चुंबकीय क्षेत्र भी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है। सेकंड चीज देखो, ये तरंग संचरण ऐसे हो रही है, ये विद्युत क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है, और ये चुंबकीय क्षेत्र भी तरंग संचरण की दिशा के क्या है, लंबवत, क्योंकि ये एंगल कितना 90 और ये एंगल भी कितना है 90, सॉरी 90 कुछ ऐसे। तो ये दोनों विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत है। नंबर 4 जो प्रॉपर्टी है विद्युत चुंबकीय विकिरणों की, वो ये है आवर्ती या तरंग दैर्ध्य के आधार पर विद्युत चुंबकीय विकिरणें कई प्रकार की होती है। तो आवर्ती या तरंग दैर्ध्य के आधार पर विद्युत चुंबकीय विकिरण या तरंग कई प्रकार की होती है। तो यहां पर एक नया वर्ड आएगा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों को घटती आवृत्ति या बढ़ते तरंग दैर्ध्य के क्रम में रखने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम, घटती आवृत्ति या बढ़ते तरंग दैर्ध्य के क्रम में रखने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो विभिन्न विद्युत चुंबकीय शॉर्ट कर रहे हैं, बार बार काम आ रहा, इसको शॉर्ट कर दिया, तरंगों को घटती आवृत्ति या बढ़ते तरंग दैर्ध्य के क्रम में रखने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब हम यहां पर स्पेक्ट्रम को बनाने का प्रयास करते हैं। चलो बोर्ड इरेज करके यहां बना लेते हैं। तो यहां पर हम स्पेक्ट्रम बना लेते हैं। सबसे एंड में
कॉस्मिक रेज यानी कॉस्मिक किरणें, उसके बाद एक्स रेज, एक्स किरणें, उसके बाद यूवी रेज, पराबैंगनी किरणें, उसके बाद विजिबल रेज, दृश्य किरणें, उसके बाद आईआर रेज, इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणें, किरणें या तरंगे, उसके बाद माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे, और एंड में रेडियो वेव, रेडियो तरंग। फिर जो विजिबल है ये खुद 7 रंगों में बंटा हुआ होता है। बैंगनी, जामुनी, नीला, विवियो होता है VIB, हरा, GY, येलो पीला, OR नारंगी, और लास्ट वाला लाल। 1 2 3 4 5 6 7। अब बात कर रहे हैं कि ये किस प्रकार से एलिमेंट होता है। हम जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेंगे आवृत्ति घटेगी, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी, तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। घटती आवृत्ति और बढ़ते तरंग दैर्ध्य के क्रम में रखने पर ये जो प्राप्त हो रहा है इसी को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। कॉस्मिक किरणों की आवृत्ति सबसे ज्यादा, जैसे जैसे कॉस्मिक किरणों से रेडियो वेव तक आएंगे आवृत्ति लगातार घट रही है। तो कॉस्मिक किरणों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है और रेडियो वेव की आवृत्ति सबसे कम होती है। कॉस्मिक किरणों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, रेडियो वेव की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, क्योंकि जैसे जैसे इस साइड जा रहे हैं आवृत्ति घट रही है और तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है। ये जो दृश्य क्षेत्र है ये होता है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक, यानी बैंगनी की तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर होती है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य 750 नैनोमीटर होती है। बैंगनी की आवृत्ति सबसे अधिक है, लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम है। बैंगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है और लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। ये भी ध्यान रखें, ये हम विजिबल रेज की बात कर रहे हैं। इस तरफ जो है यानी बैंगनी रंग उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा, इस तरफ जो है उसकी आवृत्ति सबसे कम और तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा। अब अगला जो गुण है नंबर 5, विद्युत चुंबकीय विकिरणें तरंग दैर्ध्य या आवर्ती द्वारा परिलक्षित होती है। तरंग दैर्ध्य और आवर्ती के मान से ही पता चलता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन से क्षेत्र की है, कौन सी प्रकृति की है। तो नंबर 5 ये आवर्ती या तरंग दैर्ध्य द्वारा परिलक्षित होती है।
अब एक एक करके ले रहे हैं। ये तरंग दैर्ध्य क्या होती है? इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं वेवलेंथ। देखो, इसके लिए मैं यहाँ साइड पर एक डायग्राम बना लेता हूँ ताकि हमें इजी रहेगा इसको समझना। देखो, ये जो ऊपर वाली चीजें हैं इनको हम बोलते हैं सुरंग, और जो डाउन है इनको हम बोलते हैं गर्त, खड्डे। यदि मैं दो कर्मागत सुरंग, यानी इस सुरंग के बाद तो ये सुरंग आएगा, इन दोनों का सेंटर ले लूं तो इनके बीच की जो दूरी है वे क्या होगी? तरंग दैर्ध्य लैम्डा। या दो कर्मागत गर्त, इसके बाद यही गर्त है, तो दो कर्मागत गर्तों के बीच की दूरी सेंटर ले रहे हैं, ये भी क्या है? लैम्डा। दो कर्मागत गर्त ले लो या दो कर्मागत संघ ले लो, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है? लैम्डा। तो तरंग दैर्ध्य क्या है? ये है दो कर्मागत श्रृंगों, यानी जो ये उभार दोहरे जैसे दिख रहे हैं, या गर्तों, खड्डे जो दिख रहे हैं, के बीच की दूरी, मिडल डिस्टेंस जो है क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। मात्रक की बात करें, मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर। सामान्यतः मीटर को बहुत कम काम में लेते हैं क्योंकि ये दूरी बहुत छोटी होती है, इसीलिए सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर को तरंग दैर्ध्य के मात्रक के रूप में हम काम में लेते हैं। अर्थात तरंग दैर्ध्य सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में मापी जाती है। दूसरा जो है वो है आवर्ती। इसको थोड़ा सा घुमावदार से रिप्रेजेंट करते हैं। आवर्ती क्या होती है? किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या। तो किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या आवर्ती, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। आवर्ती का जो मात्रक है वो है हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। अब देखो, आवर्ती का मतलब होता है किसी चीज को बार बार दोहराना। जैसे घड़ी की सुइयां जो है, मिनट वाली सुई हो या सेकंड वाली हो या घंटे वाली हो, वो एक ही पथ को बार बार दोहराती है, उसको हम क्या बोलते हैं? गति को बार बार दोहराना, यानी आवर्त गति। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ एक कोई बिंदु फिक्स करते हैं। जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट फिक्स कर लिया, इस बिंदु से एक सेकंड में कितनी तरंगें गुजर रही है, वही क्या कहलाती है? आवर्ती। लास्ट है, और वो है तरंग संख्या। वी बार। एकांक लंबाई में तरंग संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। तो एकांक लंबाई में तरंगों की संख्या तरंग संख्या कहलाती है। ये लैम्डा का व्युत्क्रम होती है, यानी जो तरंग संख्या है वी बार, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा।
तो इसका मात्रक भी लैम्डा का विपरीत होगा, मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या एंगस्ट्रॉम इनवर्स। देखो अगर हम फॉर्मूले से v आवर्ती निकालना चाहें या v बार निकालना चाहें तो हमें पता है, हमने फॉर्मूला लिखा था c बराबर v लैम्डा। अगर हमें आवर्ती चाहिए तो v बराबर c के बटे में क्या आ जाएगा, लैम्डा। और 1/लैम्डा जो है वो क्या होता है, तरंग संख्या। तो इसको हम ऐसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं आगे, v बराबर c बटा, देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं c इंटू 1/लैम्डा, ऐसे कर, और 1/लैम्डा क्या है, v बार। इसका मतलब जो आवर्ती है वो किसके व्युत्क्रम होती है, तरंगदैर्ध्य की व्युत्क्रम होती है, और तरंगदैर्ध्य का व्युत्क्रम किसके बराबर होता है, तरंग संख्या के बराबर होता है। तो इस प्रकार जो फॉर्मूले हैं, अगर ये फॉर्मूला हमें याद है तो इस फॉर्मूले को हम मैनिपुलेट करके आदर्श फॉर्मूले निकाल सकते हैं। c बराबर v लैम्डा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, c अपॉन लैम्डा। यहाँ पर c क्या है, प्रकाश का वेग, जिसका नाम मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि में नंबर 1 बिंदु विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति में हमने विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया है। एक बार रिकॉल करते हैं। मैक्सवेल के अनुसार आवेशित कणों को त्वरित किया जाए, यानी त्वरण में परिवर्तन किया जाए तो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों का संचरण तरंग के रूप में होता है, जिसे विद्युत चुंबकीय विकिरण या तरंग कहते हैं। यह निर्वात में भी गति कर सकती है। इनको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। नंबर 3 जो हमने पॉइंट डिस्कस किया है, इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, अर्थात दोलायमान आवेशित कणों से, त्वरित कणों से उत्पन्न विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर व तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। नंबर 4 हमने डिस्कस किया, आवर्ती और तरंगदैर्ध्य के आधार पर विद्युत चुंबकीय विकिरण कई प्रकार की होती है। घटती आवर्ती व बढ़ती तरंगदैर्ध्य के क्रम में रखने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। यहाँ पर कॉस्मिक किरणों की तरंगदैर्ध्य सबसे कम लेकिन आवर्ती सर्वाधिक, रेडियो किरणों की आवर्ती सबसे कम लेकिन तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा। नंबर 5 विद्युत चुंबकीय विकिरण आवर्ती या तरंगदैर्ध्य से परिलक्षित होती है। दो क्रमागत सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है, और किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। एकांक लंबाई में तरंगों की संख्या तरंग संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर अपने ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति अर्थात क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।